आप लोग इतनी दूर से आए, जैसे सर ने अभी बताया, अगर सीख के नहीं जाएंगे तो क्या मजा है फिर आने का। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, जी घूमे तो हमने ये पहाड़ वगैरह सब कुछ देख लिया डेली लाइफ में। तो आप जब बगीचों के लिए काम करना शुरू करते हैं, आज की बागवानी के बारे में मैं बताना चाहूंगा शुरुआती। आज की बागवानी का तरीका बहुत ही अलग हो चुका है। लोग रूफटॉप पे चले गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं। अब जो पुरानी पद्धति थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। और जो हम विदेशों की बात करें तो वहाँ का क्वालिटी स्टैंडर्ड, हर चीज में वो, साइंस में, रिसर्च में, हर चीज में वो हमारे से बहुत आगे, चाहे वो बागवानी क्यों ना हो। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो शायद न्यूजीलैंड में 316 लोग बागवानी करते हैं, सेब का काम। बागवानी में तो बहुत सारी चीजें, सेब का काम करते हैं। कितने करते हैं? आपको पता वो सेब कितना पैदा करते हैं? वो 9 करोड़ बॉक्स पैदा करते हैं। उनके पास लैंड होल्डिंग बड़ी है, मगर उनकी प्रोडक्शन बहुत हाई है। पूरे हिमाचल की जो प्रोडक्शन है जी पर हेक्टेयर लगभग 7 से 8 मीट्रिक टन है। क्यों जरूरत पड़ रही है? ये जो सरकारें कर रही है, चाहे हमारे सामूहिक प्रयास है, चाहे कोई एनजीओ कर रही है, क्यों ये जरूरत पड़ रही है आगे? हमारी जो प्रोडक्शन है वो 7 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। इसको मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं, लगभग 12 साढ़े 12 बीघा में आप और हम सिर्फ 300 पेटियां पैदा करें एवरेजन। हो सकता है कोई 400 कराना, कोई मतलब इसके आसपास ही ले लो आप। अगर आप इतनी बड़ी 1 हेक्टेयर में इतनी पेटियां पैदा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना जी। तो क्या बचेगा आप लोगों के लिए? चलो क्वालिटी की बात अलग है कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, वो तो अलग पार्ट है। तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सबसे मजे की बात क्या है जी, हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है खाने वाली करीब, है ना जी। बाकी देशों के पास तो पैदा करने वाले हैं मगर खाने वाले नहीं है। हमने तो कहीं भेजना ही नहीं है। अभी तो पहले तो हमने अपने देश के बारे में सोचना है। तो मूलतः जो हमारा मुख्यतः जो स्टेट्स है, उत्तराखंड होगी जो ज्यादा से सेबों में, कश्मीर होगी और हिमाचल हो गया। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से आप आए। फिलहाल मैं वहां की बात करूंगा तो आप लोग बहुत ही पीछे रह रहे हैं। जब मैं अभी पीछे आपके बक्साड़ में मैंने कैंप किया था, मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनवाइट किया था, तो हमने एक कैंप किया था वहाँ पे। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जब मैं उस एरिया से गया तो मैंने देखा कि वहाँ के क्या पॉसिबिलिटी, क्या स्कोप है। वहाँ इतनी अच्छी लैंड थी आप लोगों की, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन नहीं है सिर्फ आप लोगों की। चलो क्वालिटी सेकेंडरी बात है, क्वालिटी तो बात की बात है, पहले तो सेब लेना है ना जी। फसल क्यों नहीं लग रही, कैसे लगती है, वो चीजों पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। तो आप लोग जरूर नोट करते रहे साथ साथ जो जो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आती है जी कि अगर मैं सेब की बात करूं, सेब लगता कैसे? अभी कहाँ गई आंटी? ये बोलो मेरे सेब नहीं लगते, बोलो या मेरे को बताओ। तो जी आंटी मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, मगर सलाम है जी आपको कि इस उम्र में भी आपने सीखने का वो रखा है। आपकी एज कितनी है जी? 60 हो गई जी। मेरे अच्छा, जॉब करते हैं। तो जी सबसे पहली बात ये समझिए कि सेब लगते कैसे? सेब लगते हैं जी पॉलिनेशन से, ठीक है जी। सेब लगते हैं पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशन में आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर, ठीक है जी। पॉलिनेटर और सबसे पहले मैं पॉलिनेशन की बात करता हूं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन जब एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हुई, तो सीड डेवलपमेंट हुई, होगी नहीं जी सीड डेवलपमेंट, फिर जाके आपके फ्रूट की सेटिंग है। अब एक फूल की बात है जी, मान लो एक रॉयल का फूल है, इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट, मगर होना तो ये चाहिए था कि वही उसी का पॉलन कर दे, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हमारा सेब है, खासतौर पर रेड डिलीशियस है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब जो अनफर्टाइल होते हैं जिसके ना कि मेल, वो कर नहीं पाते हैचिंग, तो इसीलिए जो एक फूल खिलता है, आपने देखे होंगे जी उसमें ऊपर एंथर्स बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर वो केसर सा आपने देखा होगा, और बीच में ना जी जो सेब के नीचे वाला भाग होता है उसमें अंदर छेद होता है, अंदर देखो
बीज होता है, अंदर वाला पार्ट हो गया जी ओवरी बोलते हैं उसको, और वो जो लाइन होती है बीच वाली जो निचले भाग से अंदर जाती है वो स्टिग्मा लाइन होती है, ठीक है जी। तो जो पॉलिनेशन है उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, पॉलिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनाइजर क्या होते हैं, ठीक है जी। पॉलिनाइजर क्या होते हैं, जो आपके गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, रेड गोल्डन, ये वाली वैरायटी है ये आपके। और पॉलिनेटर क्या होते हैं, मधुमक्खियां, तितलियां, जो उसको अरे परे भेजती हैं। तब लगेगा ना जी से, ये सारा सिस्टम समझना पड़ेगा। फिर आती जी पॉली, जो आप ये लगाते हैं पॉलिनाइजर वैरायटी, उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, लगभग लगभग जब आप 100 पौधा रेड डिलीशियस का लगाते हैं तो उसके पीछे लगभग 30 पौधे के करीब, एवरेजन बोल रहा हूं हाइट टू लो हाइट, लगभग 30 पौधे के आसपास आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें भी एक कैटेगरी आती है कि आपको लगभग 2 और 3 प्रकार के का पॉलिनेशन होना चाहिए आपकी, जैसे आपने गोल्डन लगा लिए, ग्रैनी स्मिथ लगा लिए, अलग डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरह के। तो कई बार एक फेल हो जाता तो दूसरा। जब भी फ्लावर खिले तो आप लोगों को मधुमक्खियां रखनी चाहिए अपने उसमें जी, ताकि वो अरे और परे पोलन को, इस चीज पे आपको समझना होगा कि जी क्या क्या चीजें होती है। नहीं तो हम क्या बोल देते हैं जी, ये पॉलिनेटर है जी लगा हुआ, पौधे को पॉलिनेटर बोल देते हैं हम। मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए छोटी छोटी चीजों का ना जी, कि क्या चीज होती है। प्रूनिंग ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है इन चीज में, वो हम फील्ड पे जाके क्लियर करेंगे, क्योंकि धूप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जितनी ज्यादा धूप अंदर तक पहुंचेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, बीमारियां भी मैनेज होगी, सब कुछ मैनेज होगा, आपका क्वालिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। वो आपका प्रूनिंग और ट्रेनिंग का भाग रहेगा। तो पॉलिनेशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कि कोई डाउट है वहां पे, ठीक है जी। थोड़ा सा मेरे थोड़ा हल्का सा था कि अगर हम किसी एलिवेशन की बात करते हैं, जैसे लो हाइट की बात हो रही है अभी, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि लो हाइट में जो रेशियो है जो पॉलिनाइजर का, ठीक है, वो कम ज्यादा होता हो अगर हम कॉन्स्टेंटली ऊपर। बिल्कुल, अगर आप बहुत लो हाइट में रहते हैं तो लगभग 35 से 40 पौधा आपका होना चाहिए, लगभग 40% के आसपास। मैंने तभी बोला कि एवरेजन में 30 पकड़ रहा हूँ। होता क्या जी, आज जो स्थिति होगी है सर ना, ये लोग बहुत ज्यादा गालात पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रैनी स्मिथ पे जा रहे हैं, क्योंकि पैसे बन रहे हैं, गोल्डन लगा रहे हैं लोग, लाल सेब से ज्यादा पैसा तो उनमें बन रहा है। हम वैरायटियों में भी बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जब इतनी मॉडर्न हो गई है ना फार्मिंग, आप लोगों ने न्यू वैरायटी पे लगाई नहीं जी, सबने रंग बिरंगी वैरायटी निकाली हुई, तो ऑलरेडी वो रेशो है ना जी जो हमारा, वो कवर हो रहा है आज के जमाने में। क्योंकि पहले जमाने की बात अलग थी, आज के जमाने की। हम ये बोल रहे कि एवरेजन आप क्या करेंगे, जितने आप हाइट में जाएंगे तो वहां आप 25 पौधे तक लगा सकते हैं, कम से कम 20-25 पौधा तो कम से कम होना चाहिए। तो एवरेजन जो बोर्ड एवरेज आती है वो लगभग 30% के करीब आती है आपकी, 30 to 40, 20 to 40 के आसपास आप चलते रहेंगे। वो डिफरेंट टाइप के होंगे अगर आपने लाल सेब को बहुत ज्यादा उसमें लेना है। और दूसरी बड़ी बात आती है कि जी आज ये स्थिति है कि अगर आज आपने लगाए भी नहीं है तो मगर पड़ोसियों ने लगाए, तो वो जो मधुमक्खियां अरे परे ट्रेवल करेगी वो भी एक आपको हेल्प करेगी। तो आप एवरेजन पकड़ के 30% पे चलेंगे तो काफी है मेरे हिसाब से। और कोई क्वेश्चन हो जी यहाँ से रिलेटेड आपको? सर पॉलिनेशन हमारे तो बोतलें लगाई होती है पेड़ में, उसमें बिल्कुल जी, वो भी होता है जी। देखो जी, वो तो आपने एक हेल्प करी कि थोड़ा नजदीक ला लिया उसके, मगर उसके लिए ट्रांसफर के लिए भी तो कोई चीज चाहिए होती थी। तो मतलब मधुमक्खियों का बहुत अहम रोल है। तितलियां होगी, मधुमक्खी होगी, जंगली मक्खियां जो भी आती है, जो भी वहां बैठेगी और दूसरे पे जाएगी। एक आपने सुना होगा हैंड पॉलिनेशन, आप ये भी कर सकते हैं, कोई गोल्डन ग्रैनी स्मिथ का फूल तोड़ के फूल को टच करना स्टार्ट कर दो, फूल को, लाल सेब को, हो गया, वो भी आपका पॉलिनेशन करेगा। फिर आप ग्राफ्टिंग करते हैं पौधों में, छोटी छोटी कलमें करते हैं, वो उससे भी गमलों से बढ़िया तो जी आप छोटे छोटे बीमों पे ना जी, एक एक बीमों की टहनी भी लगा सकते हैं। जो आप रेड गोल्डन की टहनी इतना है कि जिसमें 4-6 बीमे हो गए, उसको ग्राफ्ट कर दो, वो आपका परमानेंट गमला हो गया आपका। वो आपकी वो है जी के आप कैसे करके पॉलिनेशन में हेल्प कर, मगर सबसे जरूरी ये भाग है। फिर इसी में एक चीज और जोड़ूंगा, जो आंटी का क्वेश्चन था कि मेरा बहुत शेडी है, ठंडा है, वहां सेब नहीं लगते, इन चीजों के बावजूद भी अगर आपके सेब, तो उसमें 2-3 चीज होती है। न्यूट्रिशन पे आपकी गलती कर रहे हैं, वेजिटेशन
अगर आपके बगीचों में ज्यादा ग्रोथ होगी ना जी, फिर भी सेटिंग कम है। आपको बड़ा चैलेंज होता है जी ग्रोथ लेना, ये भी एक चैलेंज होता है ना जी, कई बगीचों में ग्रोथ ही होती है। ग्रोथ को रोकना भी चैलेंज है। जब पौधा बढ़ जाता है तो ग्रोथ रोकना, ये आप प्रूनिंग और ट्रेनिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं और न्यूट्रिशन बैलेंस से भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ को आप बढ़ा और घटा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का रोल रहता है। नाइट्रोजन ही वुड बढ़ाता है। अगर किसी पौधे में ग्रोथ ओवर है उसमें नाइट्रोजन स्टॉप कर दो ताकि वो रुके। अगर किसी में नहीं है तो उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन बढ़ा दो, और जब बढ़ाना हो तो उसको थोड़ा सा जैसे 15-15 दिन के गैप में आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। ठीक है जी, ये तो होगी ग्रोथ की, चलो ये प्रूनिंग भाग में। फिर आती जी ठंड की मार और फूल के टाइम में। आपने देखा होगा जब फ्लावर खिलता है, आप लोग पिंक बर्ड की स्प्रे करते हैं ना, सारे लोग करते हैं। क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या होता है उससे? देखो ना जी, जो ये छोटे छोटे न्यूट्रिशन आप डालते हैं ना पिंक बर्ड पे, आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप किस पर्पज से डाल रहे हैं, मकसद क्या है। अभी एक बाहर बात चली थी जी कि दुकानदार के ऊपर जो डिपेंडेंसी या कंपनी के ऊपर या उनके एजेंटों के ऊपर फार्मर की जो डिपेंडेंसी है, उससे क्या हो रहा है जी, उससे हमारी इंडस्ट्री डाउन की ओर जा रही है और आप लोग पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि आपका खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि बच कुछ नहीं रहा। इधर प्रोडक्शन नहीं हो रही, इधर क्वालिटी दिन प्रतिदिन डाउन हो रही है हमारी। तो आपको इतना समझदार होना जी। प्रोग्रेसिवनेस का मतलब यही नहीं होता कि इतनी पेटियों का बगीचा है या पैसे वाला है या बहुत ही मेरी तरह की भी बहुत मेहनत भी है, ऐसा भी नहीं है। आपको हर चीज का ज्ञान होना है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कोई आपको ठग ना सके। दुकानदार के पास आप जब जाते हैं तो आप उनको बोले कि मुझे ये दवाई चाहिए, वो ना बोले कि आपको ये डालो जी। अच्छा जी, अब दुकानदार की बात करें, आप दुकानदार तो खुद बगीचे नहीं जाता। कई कहते बगीचे नहीं है सर। हाँ, ये तो अभी रखा है सरकारों ने कि भाई अब एक वो लेनी पड़ती है उनको, डिप्लोमा टाइप कुछ होता है जी उनका। अदरवाइज तो आज से पहले तो ऐसे ही चला था। वैसे तो एक बीएससी एमएससी एक जो काउंटर पे बैठेगा वो होना चाहिए, उसके नाम से लाइसेंस इशू होता है। तो ये वही पद्धति है जी कि आपको पता होना चाहिए, टाइम लगेगा, सुधार आएगा। अब बात आती है जी कि जब आप जिंक डालते हैं, बोरॉन डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं या कई लोग बेबिस्टीन डालते हैं, स्कोर डालते हैं, क्या आप किस लिए डालते हैं आप लोग उसको? आपने एक और चीज भी सुनी होगी, थ्रिप्स। ठीक है जी, आप लोग करते सब। जब से जी मैं 1996 के बाद 2000 के बाद जब मैंने बहुत संभाला बगीचों में, मैं तो आज तक कोई सकते नहीं की। मेरे को तो ये लगता है जी कहीं हवा तो नहीं है। प्रॉब्लम तो आनी चाहिए थी ना, मेरे को भी तो आनी चाहिए थी ना जी प्रॉब्लम, क्यों नहीं आई? ज्यादा कंपनी वाले हवा हवा, इतने सारे, एक पेड़ में तो पता कितने फूल उगते हैं, तो चाहिए होते हैं हमारे को सिर्फ वही 5-7 पेटी का माल, 1000, 1500, 2000 ही दाने दिए ना जी, और कई हजारों में फ्लावर। तो मुझे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि अगर आप न्यूट्रिशन बैलेंस वगैरह बढ़िया रखते तो थ्रिप्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत मेजर थी। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए थ्रिप्स क्या है। मैक्सिमम एक चल पड़ा है ट्रेंड की थ्रिप्स की स्प्रे करनी है, शेड्यूल में आ गया रेगुलर कि ब्रेकफास्ट भी करनी है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है। ठीक है जी। तो अभी मैं पॉलिनेशन पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पे भी आपसे चर्चा करूंगा। अब बात आती है जी, जब आप पिंक बर्ड पे करते हैं तो आपको किस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है? सबसे पहले तो आप प्रूनिंग के टाइम में, आप जब प्रूनिंग करेंगे, जब हम फील्ड में जाएंगे आपको लग जाएगा कि पिंगों की प्रूनिंग कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग बर्ड और वीक बर्ड। उसकी बड़ी बात आती है जी जब फ्लावर पिंक बर्ड आने लगता है, कई बार आपने देखा होगा फूल का साइज बड़ा छोटा रह जाता है और डंडी भी छोटी रह जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका फ्लावर वीक है। क्लियर है, सिंपल भाषा में, जिसमें आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको खुद भी तो लग जाता है पता छोटा छोटा कि फूल वीक है। अगर आपके कभी ऐसी स्थिति आए, वैसे अगर आप मेरा या जो भी आज का जो चार्ट चला है, नौनी विश्वविद्यालय का चला है या जो भी चले है अपने अपने, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा, मगर आप लोगों को आएगी क्योंकि आपकी अभी स्टार्ट है जर्नी। तो जब आप स्टार्टिंग फेज पे चलते हैं जी, एक मार्केट में स्प्रे के लिए खाद मिलती है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस, नाइट्रेट फॉस्फोरस 1 किलो 200 लीटर पानी में, 1 किलो 200 लीटर पानी। कंपनी का मुझे नहीं लेना देना, आपके पास जो भी मिले 1261
1254, 12 अलग अलग उसमें आते हैं जी, फॉर्मेशन में कंपनी देती है, जो भी आपको दे उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होना चाहिए, पोटाश नहीं होनी चाहिए। ये आप डालेंगे तब जब आपके पिंक बर्ड आएगा। पिंक बर्ड की स्टेज क्या होगी जी, एक होता है जी जब वो खिलने लगता है, मतलब पिंक बर्ड दिखने लगे, ये स्प्रे उस टाइम की है। वो क्या करेगी जी, जो फॉस्फोरस है, वो जो आपकी पत्तियां है ना, जो छोटी सी आगे पत्ती आती है, उसको वो 48 आवर के लिए डाउन कर देगा, मतलब भोजन बनाने की प्रक्रिया को वो रोक लेगा। और जो नाइट्रोजन आपने डाला 12% में, वो क्या करेगा, वो पीछे से पुश करेगा डंडी को, और जो डंडी का साइज होगा नहीं आपका, वो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये बहुत ही सस्ती, मेरे को लगता है 120-30 रुपए से ऊपर मिलता होगा 1 किलो। और स्प्रे कैसी करनी है, मिस्ट, भिगोना नहीं है पेड़। आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी स्प्रे आप मिस्ट कर सकते हैं और कौन सी भिगो के, क्योंकि जी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, तेल का खर्चा बढ़ गया, मशीन का, लेबर का कॉस्ट बढ़ गई, दवाई का बढ़ गया, एक्स्ट्रा दवाई लगी, एक्स्ट्रा नहीं खर्च नहीं है, सिर्फ धुआं सा देना है फुहारे से हल्का हल्का, और जहां 3-4 ड्रम पड़े वहां 1 ड्रम में स्प्रे, ठीक है जी। कितने का बैठेगा ड्रम, 20-30 रुपए का, ठीक है जी। सबसे सस्ती और अच्छी चीज आपने स्प्रे कर। उसके बाद आप डालते हैं जी पिंक बर्ड के लिए, जो असली पिंक बर्ड होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे पिंक बर्ड दिखना शुरू हुआ, जो मैंने अभी बताया वही आप डाल देंगे, वहां प्रॉब्लम है। पिंक बर्ड का मतलब होगा जी, जब आपके बगीचे में खासतौर पर ये जो ओल्ड ऑर्डर हमारे बड़े ऑर्चर्ड, जब आपके 5, 7 या 10% तक कहीं कहीं फ्लावर खिला हुआ दिख जाए। होता है क्या जी, नीचे पिंक बर्ड होता है, ऊपर टाइट क्लस्टर ही होता है, चोटी में होता है ना जी, तो वो बैठ नहीं पाता है कॉम्बिनेशन, ये हाई डेंसिटी नहीं है जहाँ एक साथ आता है। तो आपको क्या करना, जब 5-7% आपका फ्लावर खिले, तब आपने पिंक बर्ड की स्प्रे करनी। अगर आपने 12-61 डाल दिया है, तो आपको वहां पर यूरिया डालने की और नाइट्रोजन डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं, फिर नहीं डालना। सिर्फ आप वहां क्या डालेंगे जी, वैसे 3 चीजें नहीं तो 2 चीजें, तीसरी चीज सिर्फ तब ऐड होगी अगर आपकी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि कई बार बीज के अंदर, फल के अंदर का बीज सड़ जाता है, सब जगह नहीं होती है प्रॉब्लम। या आपने ये सोच लिया कि मेरे तो 4 दाने थे भाई, वो तो स्प्रे करनी नहीं। अगर आपके ज्यादा है ये प्रॉब्लम, तभी आप क्या करेंगे, स्कोर वगैरह डालेंगे वहां पर, कई लोग बेंजीन भी डाल देंगे। सिस्टेमिक फंगिसाइड होता क्या जी, फंगस वो स्टिग्मा लाइन के थ्रू अंदर चली जाती है और अंदर वो सड़न पैदा करना शुरू कर देती है, ठीक है जी। जैसे फूल, जैसे हमारा यहाँ से आगे फूल वहीं से सड़ना स्टार्ट हो जाता है, फूल नहीं जैसे फल बनता है, इतनी अवस्था अखरोटों के तो वहाँ से सड़ना स्टार्ट। बिल्कुल, इसके लिए भी मैंने एक एक्सपर्ट बुलाया जो आपने आता मेरे से भी है, मगर मैं आज किसी और से भी बोलने भेजूंगा। अभी हमारे बीच शायद अगर टाइम मिला, लोकिंदर बीच की जो पीजे के अध्यक्ष है वो भी आने वाले हैं एक मीटिंग अटेंड करके, तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। कई बार वो बैक्टीरियल भी होता है जो आप बात कर रहे हैं ना जी, कैल्शियम की वजह से भी कई बार आ जाती है, और बोरोन की भी कई बार बाहर से डेफिशिएंसी आती है, वो फ्रूट की वो देख के लगता है जी। अच्छा, तो हम कहाँ थे जी, अभी पिंक बर्ड। तो जब आप बोरॉन डालते हैं, बोरॉन का क्या मतलब, सबसे पहला तो ये मतलब होना चाहिए कि बोरॉन करता क्या काम, फंक्शनिंग क्या है उसकी। डाल तो रहे, क्यों डाल रहे, पता तो होना चाहिए ना जी। हम खाना खा रहे क्यों खा रहे, पानी पी रहे क्यों पी रहे, प्यास लगी इसलिए पानी पिया, तो हमारे को पता होना चाहिए। बोरॉन क्या करता जी, जो मैंने आपको अभी स्टिग्मा लाइन बताई ना जी, वो ना थोड़ी सी जब निकलती है ना, वो टेढ़ी सी होती है, तिरछी, तो वो उसको स्टेट करने में हेल्प करता है। एक दूसरा, जो बाहर का फ्लक्चुएशन है ना क्लाइमेट का, जिसमें कि आपका जवाब भी आएगा, जहां ठंडे एरिया में ज्यादा आप रहते हैं, जहां धूप नहीं पहुंच पाती, वहां पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट। तो पाला सबसे ज्यादा क्रॉप को डैमेज करता है आपके फ्लावर टाइम में। तो वो क्या करता है जी, फूल के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है बोरॉन, ठीक है जी। चलो सेल डिवीजन में भी हेल्प करिए उसमें। फिर आता है जी आपका जिंक। जिंक का बड़ा अहम रोल, एक ही पॉइंट पे करूंगा क्योंकि फंक्शनिंग तो बहुत सारी है उसकी। एक जो महत्वपूर्ण, जो आपका जो केसर आएगा ना जी, परागकण आएगा, उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। जो आएगा वो जब कहीं पे उसको डालेंगे ना जी, वो 2 से 4 सेकंड ही जिंदा रहता है। अगर उतने टाइम में हो गया तो हो गया, नहीं तो फॉल्स पॉलिनेशन कहलाएगा। तो वो उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है।
वो लगभग 12-14 सेकंड, नेचर में 12-14 सेकंड बहुत होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो आपके पास एक चांस हो जाता है जिंक के साथ सेटिंग में हेल्प। इसी श्रेणी में आपने पीजीआर के बारे में सुना होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आप प्रोमोनिन और पलान टाइम में, वो GA4, GA7 और 6 भी कैटेगरी के, और अदर जिब्रेलिक एसिड है ये बेसिकली, और ऑक्सीजन गैस, साइटोकिनिन है, इसमें जो भी इनकी फॉर्मेशन बनी है वो मेंशन नहीं करते, वो भी एक इसी का भाग है, मगर वो इसका अपग्रेड वर्जन है। कीपैड के बाद आपके पास एंड्रॉइड फोन आए, पहले विंडो आए, फिर एंड्रॉइड आए, तो ये वर्जन है ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर है नहीं रजिस्टर्ड, और यहाँ आता नहीं है, और बहुत कम मात्रा में आता है, और जो अभी मार्केट में मिलता है वो डुप्लीकेट होता है मैक्सिमम। तो इसलिए आप उससे थोड़े से बचे, या तो ओरिजिनल डालें या तो ना डालें, क्योंकि वी आर प्लेइंग विद पीजीआर। अगर हार्मोनिकली कभी डिस्टरबेंस आ गई ना चाहिए तो ऑर्चर्ड में तो प्रॉब्लम आएगी। तो एक जब तक इसको यूनिवर्सिटी या वो प्रमाणित नहीं करती या ओरिजिनलिटी की गारंटी नहीं होती, तब तक आप इसका इस्तेमाल ना करें। जिंक और बोरॉन की बात आ गई थी समझ में। जब आप ये पिंक बर्ड की भी डालेंगे, इसको भी आप कहीं भिगोते तो नहीं है पेड़ को, इसको भी धुएं की तरह डालना चाहिए। ये भी 3-4 ड्रम की जगह 1 ड्रम में स्प्रे हो जानी चाहिए, भिगोना नहीं है जी। अगर आप 4 ड्रम डाल देंगे तो फिर तो वही खर्चा पे बैठ गया वहीं पर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप यहां पर आगे जी, जब आपकी वो डेवलपमेंट होती है जी, वहां से लेकर वॉलनट तक, अखरोट के दाने तक, सेल्स का डिवीजन होगा। सेल्स का, सेब के अंदर नहीं जी सेल्स हो गए। सेल्स लगभग जी ऐसे होते हैं जैसे ये ईंट होती है, ऐसे ऐसे गोले होते हैं जी, और बीच में ये स्पेस होता है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सेल्स का डिवीजन होगा, अखरोट से लेकर सेब तोड़ने तक आपकी सेल्स की डेवलपमेंट होगी, बड़ा होगा वो सेल्स जो डिवीजन हुआ है जिसका। जितने ज्यादा टूटेंगे सेल्स उतना अच्छा आपका फ्रूट साइज आएगा और क्वालिटी आएगा। फिर होगी सेल्स की डेवलपमेंट। तो जो आप टॉनिक नाम से चीजें डालते हैं, ये टॉनिक डालते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, NPK डालो, बोरॉन डालो, ये सारे सेल डिवीजन में, नाइट्रोजन डालो। तो जो आपका सेल डिवीजन का भाग है ना जी, यहाँ पर आपने कोई भी ऐसा मैक्सिमम रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। होता क्या जी, बहुत सारे बागवान बहुत सारे ऐसे हार्श केमिकल डाल देते हैं वहां स्प्रे करके, जिससे वो छोटे से दाने पर रस्टिंग आती है। मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से जी 70 से 80% तो ऐसी रस्टिंग है जो मैन मेड है, आदमी के द्वारा पैदा की गई है, गलत तरीके से काम करती है। तो जी आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या स्प्रे करते हो, कितने उसमें कर रहे, हैवी ना डाले, हल्का हल्का डाले। तो उसके साथ साथ जी जो ये चीजें आप डालते हैं, इसकी डिपेंडेंसी होती है जी, जो आपको बगीचे में सबसे पहले करना होता है वो होता है जी, हर पौधे की, हर बगीचे की, हर वैली की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। पार वाले एरिया की अलग है, जैसे अलग अलग परिवार की। तो जब आप कोई चीज डालते हैं ना मिट्टी में, किसी भी रूप में देते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पौधा, आपकी मिट्टी क्या मांग रही है। तो उस चीज का पता कैसे लगता है? उस चीज का पता लगता है मिट्टी की जांच से। आपको मिट्टी की जांच करनी होगी। उसके लिए मैं आपको अभी जब हम फील्ड में जाएंगे एक ऑगर दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे सॉइल सैंपल लिया जाता है मेरे पास पड़ा हुआ, तो उससे आप सैंपल ले सकते हैं। मिट्टी जांच आप करेगी तो उसके बाद जो आपका खादों का रूटीन है ना जी, न्यूट्रिशन है ना जी, वो सॉइल टेस्ट होता है। उसके साथ साथ होती है पत्तों की जांच, वो होगी जी 15 जुलाई से 15 अगस्त के आसपास। लो हाइट में 15 जुलाई के आसपास और हाइट में 15 अगस्त के आसपास। तो वो जांच क्यों महत्वपूर्ण होती है? जो चीजें आप नीचे डालते हैं ना जी, वो ऊपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो जब आपके पास ये दोनों टेस्ट रिपोर्ट होगी, उसके बाद आगे का आपका जो खादों का शेड्यूल है वो बने। अदरवाइज ऐसे मत डाला करो। जिस दिन आप सॉइल और लीफ टेस्टिंग करेंगे, उस दिन मैं बोलता हूं कि आपके 60 से 70% खर्चे कम हो गए। पौधा मांग रहा नाइट्रोजन, आप डाल रहे पोटाश। पौधा मांग रहा सुपर, आप डाल रहे हैं बोरॉन। कुछ भी होता क्या है उससे दिक्कत आती है। उससे कहां दिक्कत बढ़ती है? उससे दिक्कत बढ़ती है आपके पीएच पर। जैसे पीएच गड़बड़ हुआ,
वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी का पता नहीं लगा, वैसे ही आपके ऑर्गेनिक मटेरियल अनबैलेंस हुआ, वैसे न्यूट्रिशन का अनबैलेंस हुआ। कोई भी न्यूट्रिशन अगर आप ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो दूसरे तीसरे पोषक तत्वों को क्षीण कर लेंगे, कोई चीज बढ़ जाएगी, कोई चीज। यहाँ पर न्यूट्रिशन की नहीं, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात होती है। बैलेंस न्यूट्रिशन जब आप देना सीख जाएंगे वो आपकी इन जांचों से होगा। उसके बाद की जो आपकी मैक्सिमम बीमारियां हैं मोटे तौर पे मैं बता देता हूं, बाकी आपके क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे। जिस दिन आपके बगीचे में पत्तियां आनी शुरू होती है ना, पत्तियां आनी, इस चीज को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, यहाँ से गलत हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो। अभी सर ने बताया था, स्कैब बताया था, ठीक है जी। आपको बैक्टीरियल फंगल डिजीजों में पता होना, सबसे पहली बात पता होना चाहिए। जब आप सर्दी में, अब मैं वापस न्यूट्रिशन पे आऊंगा, मगर सर्दी में आपने सुना होगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेब तोड़ने के बाद अगले वर्ष की तैयारी, वो होगा जी जिस दिन आप सेब तोड़ देते हैं उस दिन एक शर्त होनी चाहिए कि आपके बगीचे में पत्ता होना चाहिए। लगभग 60% तो होना ही चाहिए, पत्ता जिंदा होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसमें न्यूट्रिशन डालेंगे। न्यूट्रिशन में आप सॉइल में डालेंगे जी NPK, ये मैं बता रहा हूँ जी जो प्रोग्राम है, बाकी आपके सॉइल टेस्ट के हिसाब से वो ऊपर और नीचे NP और K, नाइट्रोजन सुपर और पोटाश, ये 3 चीजें। और उसके साथ साथ जो ये दूसरे तत्व है, ये 5-5, 10-10 किलो की थैलियां मिलती है मार्केट में ना, उसको आप बड़े पौधे में 300 ग्राम 150 आप सेब तोड़ने के बाद और 150 आप मार्च में। तो ये जो डोज होगी जी वो मैं निर्धारित नहीं करूंगा, वो निर्धारित करेगी आपकी सॉइल टेस्टिंग। आप लोग जब घर जाए तो पहले अपनी मिट्टी की जांच कर ले, आजकल का उपयुक्त समय कैसे लेंगे वो मैं फील्ड में बताऊंगा, ठीक है जी। आप वहां न्यूट्रिशन डालेंगे और एक स्प्रे करेंगे। सबसे पहले तो आप डालेंगे कॉपर पेस्ट, जैसे लत होता है कि कई लोग ब्लाइटॉक्स कर रहे हैं, ब्लाइटॉक्स आपने कर दी, कोसाइड भी आता है। ब्लाइटॉक्स के अलावा आप क्या डालेंगे जी स्प्रे में? मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन और लगभग 2 kg यूरिया, सारा इकट्ठा करके सिर्फ ब्लाइटॉक्स चल रहे थे उसकी स्प्रे करेगा। ये काम आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देना सिर्फ, वो होगी जी अगले वर्ष की आपकी तैयारी। फिर आती जी डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट विंटर। जब आप समर की या स्प्रिंग की बात करते हैं तब पॉसिबल नहीं होती, जैसे स्कैब है आप नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, या कोई अदर चीज। अब एक चीज समझ लीजिए, जो तुम्हें कीड़े जैसे हुलिया पलेफिड है, माइट है, उन्होंने अपने अंडे दिए, वो कहाँ दिए? पेड़ में, रफ सरफेस, जैसे बीमे के पीछे आपने वो खाड़िया देखी होगी, उसके अंदर दिए होंगे, कहीं फटा होगा पौधा उसके अंदर दी होगी, कहीं भी उसको जगह मिलेगी। और जो पत्तों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो जड़ के नीचे आ गई, वो कहाँ रहेगी? मिट्टी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, जैसे पत्ते नीचे झड़ जाए लगभग 15 से 20 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में ड्रम में मिला के पूरे सरफेस पे स्प्रे कर दे, वो डिकम्पोस्ट कर लेगा उसको। हाईली नाइट्रोजन फंगस को किल करता है। आपने लगभग 7-8% से भी ज्यादा रेशो में डाल दिया है तो वो उसको मार देगा। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा, पूरी जमीन को आपको नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है जी। फिर आती है आपकी, आपने देखा होगा मेरे ऑर्चर्ड में सोडे की स्प्रे हुई, कास्टिक सोडा। लगभग 15 जनवरी से पहले कास्टिक सोडे की स्प्रे होनी चाहिए। सबसे अच्छा उपयुक्त समय होता है जी 10 दिसंबर के आसपास, 10 से 20 दिसंबर के आसपास। इसका रेशो रहता है जी 1.5 kg। अगर आप लेट करेंगे 15 जनवरी के आसपास तब इसका रेशो घट के आ जाएगा 1 किलो। और LR ग्रेड का, लेबोरेटरी ग्रेड का लेना जो 98 to 99% प्योर फॉर्म में होगा। और उसके लिए आपको अपने शरीर का ख्याल रखना क्योंकि वो जला देता है। मेरा खुद का नोज भी जल गया था। तो आपके पास एक ऐसी बरसाती होनी चाहिए लॉन्ग शूज जो बाहर से ही आए, अंदर भीगना नहीं चाहिए। अगर आपके कपड़े भीग गए और ऐसे हिलते रहे ना जी तो सारा चमड़ा निकल जाएगा और कम से कम 2 महीने ठीक होने के लिए लगते हैं और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है जिसमें। तो कास्टिक सोडा करते हुए आप इस चीज का ध्यान रखें। और ये चीज का ध्यान रखें कि जैसे ही बरसात आती है ना, कि एक बारिश आ गई सर्दी की दिसंबर में जैसे पीछे, तो अगले 1-2 दिन में कर दो क्योंकि ठंडा टेम्परेचर में ज्यादा वो उसको टाइम है। वो क्या करता जी, देखो जी फंगस मरी फंगेसाइड से, कीड़ा मरा इंसेक्टिसाइड से। सोडा एक ऐसी चीज है जो मारता है जला के, बर्न करके। तो जो
माइट, वुलियपल एप्पल या कोई भी अदर चीजें जितनी भी प्रकार की वो सारे उसको किल करें। स्केल वो भी उसको किल करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको सोडे की स्प्रे करनी है। अगर आप रेगुलर हर साल डालते, अगर तीसरी साल डालो, अगर हर साल डालते तो 1 किलो सुपर का डोज मिला रेगुलर उसमें। फिर बात आती है जी एक और लाइम सल्फर की स्प्रे होती है, मगर अमूमन मिलता नहीं है, करते नहीं, उसको आप छोड़ो। फिर आती है टीएसओ। टीएसओ आप 15 जनवरी के आसपास कर सकते हैं और लगभग 10 फरवरी के बीच में आपके पास उपयुक्त समय, जहां आप 6 का डोज तक डाल सकते हैं, 6 लीटर 200 लीटर पानी के साथ। उसमें आपको इंसेक्टिसाइड अगर जरूरत है, इंसेक्टिसाइड आप तभी ऐड करें जब आपको अदरवाइज ना डाल। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका सर्दी के मैनेजमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, जो आप कास्टिक सोडे की स्प्रे करेंगे वो नीचे भी गिरेगी और जो नीचे बची हुई और चीजें होगी वो भी। अगर आपके स्कैब और ज्यादा मात्रा में, फिर आगे जब आपके मार्च अप्रैल में जब थोड़ा थोड़ा घास उगना शुरू हो जाता है ना, जैसे वो ऊपर आएगा फिर से उसी रेशो से यूरिया की स्प्रे फ्लोर में कर दो। इसको बोला जाता है फ्लोर मैनेजमेंट। बीमारी को आपने नीचे मार दिया ऊपर जाने से पहले। तो जब आपकी पत्तियां आनी शुरू होती है, पत्ती आने का डेट नोट कर दो अपने उस पे कि कब आई मेरे बगीचे में पत्ती। तो उस डेट से लेकर 60 से 65 दिन तक किसी भी तरह की फंगस आपके बगीचे में, मैक्सिमम फंगस तो जो हमारे बीच पाई गई है जी वो अल्टरनेरिया और मार्सोनिया। ठीक है जी, अल्टरनेरिया पहले आता है जब ब्राउन ब्राउन से स्पॉट पड़ते हैं पत्तों के ऊपर, वो इतनी डेंजरस नहीं होती, मगर मार्सोनिया। तो जो पहली फंगस आपके बगीचे में आएगी वो इंडिकेशन कब आएगा आपका 60 से, मतलब इस बीच आपको कोई भी ऐसे हार्श फंगिसाइड की जरूरत। अगर आपके पाउडरी मिल्ड्यू चोटी पे आपने देखा चूर्ण सा लगता है या फिर नहीं, चूर्ण सा, 3 तरह के चूर्ण आते हैं। अब एक आता व्हाइट स्केल का, वो भी मैं आपको बगीचे में दिखाऊंगा, एक वुलियापी का, एक आएगा पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है सिर्फ वो आती है, वो रस्टिंग भी लाती है और फ्रूट की क्वालिटी भी खराब है। ठीक है जी, ग्रोथ भी रोकती है। तो जो अगर आपको लगता है कि आपके पाउडरी मिल्ड्यू है तभी आप फंगिसाइड पर जाए, अदरवाइज। ठीक है जी, स्प्रे कब से शुरू करते जी आप, जब मॉनसून की प्री शावर आता ना जी। आपने देखा होगा अमूमन उसके बाद बीमारी आती है जब ह्यूमिडिटी बनती है, फंगस मल्टीप्लाई होती है ह्यूमिडिटी। तो आप वहां से जब शेड्यूल अपना जो भी आपका शेड्यूल है, कोई भी दवाई आप रिपीट ना करें 1 साल में, और उसके बाद कॉम्बिनेशन आपका कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक का लगभग चलते रहेगा, और हर अपने 15 दिन में 20 दिन में अपनी स्प्रे करते रेगुलर, ताकि आपके पत्ते मेंटेन रहे। ये चीज तो मैंने कवर कर दी जी। मेरे हिसाब से अब ये लगता है कि जी मेरे को आपके क्वेश्चनों पे हमारे को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे सेटिंग के लिए जैसे पिक बॉट ब्रेक करते हैं, जैसे टॉनिक का स्प्रे करते हैं, जैसे बारजाम यूनिवर्सिटी वाले करने को, तो हमने मतलब कोई 5-7 सालों से ही करे, तो हमारी फसल और उसका भी मतलब यही है, जैसे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट बढ़िया है। देखो जी, कोई भी टॉनिक आप डालते हैं वो टॉनिक क्यों है ना जी, टॉनिक है, कुछ भी डालो, मगर आपने टॉनिक, जब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं टॉनिक है डाल तो वही रहे, ये दूसरे भी तो टॉनिक ही है। उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वो तभी मैंने ना जी, मैंने आपको हर तरीके से बताया, मैंने आपका खर्चा घटा दिया है। 80 रुपए का पैकेट 250 रुपए का बोरोन का आता है, और जिंक मेरे हिसाब से 100-110 रुपए का चीज डाल जाएगा। तो आप उसको 2 चीज को डाल दो, और घटिया, और 1261 मैंने डालने भेजा, वो भी 120 रुपए का, लगभग ये आपके 250 रुपए के अंदर 2 स्प्रे आ गई। यहाँ घट गया ना, वो तो आपके कोई 800-900 रुपए का ड्रम बैठेगा, हाँ 950 रुपए का बैठेगा, तो खर्चा बढ़ रहा है ना जी। तभी मैंने आपको बोला कि किस किस चीज की जरूरत है, आप कहाँ कहाँ घटा सकते हैं अपना खर्चा। और कुछ जैसे स्कैब की ज्यादा समस्या आती है हमारे ना, तभी मैंने बोला कि फ्लोर मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा सा वर्क इसमें होना जरूरी है। देखो जी, जब आपके अगर कुछ लोग भी नकारा हुए ना जी बीच में, तब कंट्रोल नहीं होता, ये फैलता हवा में, और इतने जो इसके कुनीडियाज है वो इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हैं ना जी हवा में। तो इसलिए सब लोगों का जागृत होना जरूरी है, और जो छिटी और पत्तियां आप इकट्ठी करते हैं उसको इकट्ठा करके उसको आप खाद बना सकते हैं, क्योंकि जी जो सबसे ज्यादा जलाती है वो हमारी महिलाएं जलाती है छिटों को,
तो आप जब एक गड्ढे में उसको इकट्ठा करेंगे जी, वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं जी, सिर्फ इतना सा आता है, 30 रुपए का आता है जी, इतना सा बैक्टीरिया। उसमें आप गुड़ और बेसन डाल दो, उसको तैयार करके गड्ढे के ऊपर डाल दो, ऊपर से प्लास्टिक से ढक दो। लगभग 1.5-2 महीने में आपकी इतनी मोटी लकड़ी भी कंपोस्ट करके खाद बन जाएगी, और आप उसका पूरा खाद कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उसमें गई जी वो रीयूज होगी और दोबारा से आप उसको तौली में डाल सकते हैं। ये बड़ी चीज है। और सफाई रखो अपने बगीचे की। और जो ये फ्लोर मैनेजमेंट मैंने बोली, इस पे काम करो। 2 बार यूरिया की स्प्रे फ्लोर में, और जो कास्टिक सोडा की आप स्प्रे करें उसको भले ही अगर आप ऊपर करें ना, चलते चलते भले थोड़ा नीचे भी मार दें, सस्ता तो है, तो उसको मार दो नीचे, उससे क्या हो जाएगा, सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा और ये कंट्रोल हो जाती है। मेरे खुद के आई पराग की साल, और इस साल बिल्कुल लगता है कि एक दाना भी था हमारे बगीचे में। तो ये फ्लोर मैनेजमेंट से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे कंट्रोल करना बड़ा टफ है और सबको जागृत होना पड़ता है। सर फ्लोर मैनेजमेंट में क्या होता है, तौलिया करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो जी, ना करें तो बेहतर है। सबसे ज्यादा बीमारियां अगर किसी को करना तो हल्की सी गुड़ाई, वो भी इतनी सी। वैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं, सूखे घास की मल्चिंग कर दो या शीट्स बिछा दो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है जी तौलिए की। और जैसे जैसे अगर आपका तौलिए का शौक ही है, कई लोग शौकिया तौर पे करते हैं, तो जब आप पहली साल में लगाते हैं तो इतना भाग छोड़ दो अंदर का, बाहर से हल्का सा खोद लो। जैसे जैसे पौधा बड़ा बनता रहेगा, आपका तौलिए का साइज बाहर बढ़ता रहेगा, और अंदर का टाइट रखे बाहर, क्योंकि जितना फंगल फैलेगा वो खोद के फैलेगा, और जितने जो बोरर आते हैं, रूट बोरर वगैरह और इंसेक्ट आता है, चाहे आपके वुलिया फीड है, वो कैसे नीचे जाता है, क्योंकि आपने मिट्टी नरम रख ली। अगर टाइट होगी, सीमेंट की तरह होगी, तो कोई कीड़ा अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो बीमारियां कम होगी। और जितना जब आप कस्सी से खोदते हैं, तो जैसे ही आप उसमें मेन स्टेम के नजदीक कस्सी मारते ना जी, लोहा तो आपको पता ही, आपके शरीर में घुस जाए तो क्या कर देता है, आप सोचो ना इस चीज को। हाँ, तो आप तो कस्सी पूरा ही, बल्कि तो जो शक्कर सूखते हैं वो भी उसी वजह से कि जैसे आपने घसा मारा जी, यहाँ से कट हुई ना उसकी, वहीं से उगता वो, फिर आप रेगुलर वहां मारते रहेंगे तो इन्फेक्शन वहां से अंदर जाता है। तो इसीलिए उस भाग को टाइट रखें और बाहर जाते रहे साथ के साथ। और कोई क्वेश्चन जी आपका? फिर इसके अलावा जैसे एक अर्ली ब्लाइट जैसा कुछ वो सिम्टम दे रहा था वायरस की तरह, कहाँ आ रहा है? जैसे हमारे इलाके में भी इसकी रात की बात, कहाँ दिक्कत दे रहा है? किस भाग पे? दिक्कत जैसे ऊपर टॉप की जो पत्ती होती है, हाँ। वहाँ से वो मुरझाना स्टार्ट हो जाती है कई बार, सूखना शुरू हो जाता है। कई बार पत्ता ऐसा होता है वो बैक्टीरियल भी है, जी, वो बैक्टीरिया की वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा मत सोचना आपने कि ब्लाइट है। ब्लाइट हो सकती है, मगर अभी कोई ऐसे सिम्टम नहीं मिले ब्लाइट के। आप लाइक फायर ब्लाइट की बात करें, अभी ऐसे सिम्टम नहीं मिले हमारे पास, कहीं भी नहीं। मेरे हिसाब से बैक्टीरियल भी होता है ये, और कितना परसेंट होता है? एक का वो तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इसके लिए आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया का इलाज क्या होगा? अभी बात हो रही थी बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे? नीचे फ्लोर में और स्प्रे में एंटीबायोटिक डालेंगे। एंटीबायोटिक क्यों है ना, इसलिए लगाए। एक कासुकामाइसिन नाम से आता है, बायोमाइसिन आता है, तेरह तरह के, जिसके पीछे सीन होता है ना जी लिखा हो, वो एंटीबायोटिक ही होते हैं। चाहे आदमी के देखे होगे आपने, जानवरों के देखे होगी दवाइयाँ, तो सीन वाली जो है, तो ये जो स्प्रे आती है इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके उसमें अखरोट में आड़ू में गोंद आता है, कई बार वो फूल मुरझा जाता है, तो वहां भी वो चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप वहाँ बैक्टीरियल की एंटीबायोटिक की स्प्रे करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सॉइल में नीचे कॉपर के साथ आप उसको ड्रेंच कर दो 1-2 बार उन पर्टिकुलर पौधों में, कई बार बीमा ही सूख जाता, देखो वो भी उसकी मार पड़ती है। उसके बाद जैसे हम नकली को करते हैं ना, उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। देखो जी, आप ये तो आपकी मिथ्या है जी, वो है फंगेसाइड है ना वो। बाद में सर वो बाद में तो रिवाइव हो जाता है, टाइम के साथ हो जाता है, टाइम के साथ ना जी। जल्दी जैसी हो जाएगी वैसी। आपके क्या एक्सपीरियंस है जिसमें? इसमें उनका ये भी हो सकता है जैसे कि वो आपकी पाउडरी में जो लगता है ना, वो उसका भी एक पीरियड होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, उससे पत्ती घूम, कई बार आपकी पत्तियां ऐसी घूमती है ना जी, वो भी पाउडरी म्यूजिक की वजह से घूमती है। तो जब आपकी पत्ती घूमगी तो एक टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली, उसके बाद वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो चलती है। ये बैक्टीरियल है आपके। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, बीमा कई बार सूख भी जाता है,
अगर सुकड़ी की प्रॉब्लम है तो रूट में आप उसकी ट्रीटमेंट करो। अब आपको मैं एक बता दूं, यहाँ ही हमारे पड़ोस में शील गांव पड़ा जी, वहाँ एक प्रॉब्लम थी। यूनिवर्सिटी से लेकर शायद ही कोई ऐसा साइंटिस्ट और डॉक्टर होगा जो वहां नहीं पहुंचा। उनके बगीचों में क्या होता था जी, हमारे सेब जब लगभग इतना एक बन जाता था ना जी, उनके पत्ते आनी शुरू होती थी उनके बगीचों में। तब मतलब पूरा इलाका किन्नौर तक निपट जाते होने तब तक तो उनके पत्ते आने का प्रोसेस शुरू होता। पूरी यूनिवर्सिटी पूरा विभाग आ गया। क्लास में डॉक्टर भूपेश गुप्ता जी आए, वो आए, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने पूछा कि उसका इलाका कौन सा है। फिर उन्होंने मुझे क्या कि बोलो हम तो हो गए, जब फेल हो गया हमारी नहीं बन रही बात, हर चीज चेक कर दी हमने और नया बगीचा है, नए जवान पौधे लगभग 15 साल के लिए, पता नहीं लग रहा। तो मैं भी गया जी एक दिन, तो एक सिंपल सी बात है जी कि भाई जब आपको कुछ नहीं दिख रहा ना तो मतलब प्रॉब्लम क्या है। मैंने भी तुक्का मारा है, मैंने आज तक सीखा था ना, मैंने एक तुक्का मारा, मेरा पक्का इसकी ना रूट में इन्फेक्शन आ गया और ये बैक्टीरियल होना पक्का मोटी तौर पर। मैंने उन दिनों जी 2 बार ड्रेंचिंग करवा दी 2 साल के लिए, बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया जी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एक कैंप करने गया जिलों में, तो जैसे मैं उस खेत में पड़े गया, मैं कहीं यार इस खेत में तो मैं पहले शायद आया कुछ साल पहले। तो फिर वो उतरे अंकल दिख के, मैं अंकल प्रॉब्लम, अच्छा वो प्रूनर था वहाँ साथ में प्रूनिंग सीख रहे, मैं बोला जी मैं करता, मैं क्या बनाती हूँ, अब तो बोलो ठीक हो गई, तो कई सालें होगी। अब नलायकी क्या होती है हमारे लोगों की, अगर किसी चीज के रिजल्ट मिले ना उसको आगे बोलना भी पड़ता, फीडबैक कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और वो पूरी तरह 100% है। अब तो बोलो रेगुलर उसमें जो चल, बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी। और था कैसा जी, एक खेत 3 साइड बांटा गया मगर उन्हीं के इसमें थी दिक्कत, तो ये थी और कि अलग भाइयों के पास बांटा मगर एक खेत। तो उनका नहीं, वो जो ऊपर जंगल में रहते हैं उनका बगीचा था। अच्छा वो नीचे था जी, वो सैंपल का तो बड़े बाग है जी, तो उसके बीच में था जी वो बाग, तो वो 100% ठीक कर दिया जी। तो बेसिकली कई बार ये चीज होती है, कई बार आपका एक्सपीरियंस, कई बार आपकी चीज आ जाती है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि पक्का जड़ में प्रॉब्लम हुई। और क्या हुआ जी, मौसम एक जैसा सबके लिए, पानी एक, इधर भी वही, इधर उनके बगीचे में कहाँ से आ गया। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं कि आपके है एक पर्टिकुलर पौधे को आप ट्रीट कर दो, 2-4 पौधे, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पूरी ठीक हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि पूरी ठीक हो जाएगी अगर इतनी प्रॉब्लम। और कोई जी आपका प्रॉब्लम? पत्ते की प्रॉब्लम और पत्ते के नीचे वाले एरिया के पत्ते जल जाते हैं। मैं आपको क्या बोला, आपके धूप अंदर नहीं पहुंच रही, एक तो घना हो गया बगीचा, और दूसरी बड़ी बात है जो स्प्रे की टाइमिंग है वो आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो आप सही स्प्रे नहीं कर पा रहे और टाइम से नहीं कर पा रहे। बेसिकली जी अब वो प्रॉब्लम, वो जमाना नहीं रहा कि थोड़ी स्प्रे से, आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जरूरी नहीं आपके बगीचे में, पड़ोसी के बगीचे से आ गया होना, यहाँ तो 2-3 दिन का फर्क पड़ जाता है। और मैक्सिमम क्या हो जाता है जी, हमारे लोगों का एक सूल होता है कि कल स्प्रे करनी है, चाहे बारिश है गिल्ला है, करनी है, वो धुल जाती है जी। तो जब वॉश आउट होगी तो आपको दोबारा दिन, हमारा तो शेड्यूल होता है कई लोगों का 20 दिन का बड़ा, हमें ये देखना होगा पहले गूगल बाबा चेक करके कि वेदर कंडीशन क्या है, कि भाई आ रही है 3-4 दिन ठीक है, मौसम की क्या है। अब तो जी वेदर स्टेशन लगने शुरू हो गए लोगों ने, हमारे जो पीजीए है, हमारे कोई 60 लोग हैं ना, 60 लोगों ने अपने वेदर स्टेशन लगा दिए। वेदर स्टेशन में मॉइस्चर कितना है, डिजीज मैनेजमेंट, आदि मैनेजमेंट, तो अब आने वाले टाइम में तो उसमें एक आपको तो आपने तो नहीं सुना कि रिम्प्रो है, रिम्प्रो ये बायर वालों का है रिम्प्रो। वो टेक्नोलॉजी क्या करती है जी, बीमारी आने से पहले ही आपको इंटीमेट कर देगी कि जी आज आप स्प्रे करो, वेदर बता देगा आपको कि कल स्प्रे करनी की नहीं करनी, मौसम है कैसा है, तो अपने वेदर स्टेशन लगा ले। और 25-25 बीघा के लिए आप अपना वेदर स्टेशन लगा सकते हैं। परसों अभी मैं एक जगह था, कहीं हॉर्टिकल्चर के लोग थे, डीएफओ साहब के, दूसरे जी के, तो वहां थे जी हम, वहाँ एक कंपनी वाला आया था जीएजेड के साथ, उसने बोला कि जी जो ये टेक्नोलॉजी है जो आपने यहाँ लगाई है, ये फसल ऐसा कुछ, तो उन्होंने जो दी है ये हम आपको 12,000 रुपये में देंगे। लिखो जी हमारे भी 4-5, एक इनको दे दूंगा, एक इनको दे, अपने इलाके में अपना लगाएंगे। तो अब तो जमाना बड़ा जल्दी हो रहा है जी, अब आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब तो सारा वेदर वेस्ट होगा।
और उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस है कुछ उनके 2-4-5 वो उनको देने कंपनी वो पूरा डाटा रखेगी आपका। आप इरिगेशन करते हैं कितने की जरूरत है, ज्यादा इरिगेशन से भी ऊपर आएगा फिर आपके, फिर प्रॉब्लम है, तो वो आपको वेदर स्टेशन पूरा ही ऑपरेट करके ये बता देगा। तो बड़ा इजी होने वाली है आने वाले टाइम में फार्मिंग, बहुत इजी। तो और कोई क्वेश्चन होगी आप लोगों से? जो पेड़ों में बुलिया लगता है किस तरह लगता है सर? देखो जी, हमें पहले ना एक चीज समझनी होगी, कीड़ा है, बैक्टीरिया है कि फंगस है? नहीं ना, मेरी बात, मेरा बच्चा खेत में था, हम खेत में काम कर रहे थे, मक्खियाँ निकाल रहे थे, और सेब में पेड़ पे चढ़ गया, फिर उसको एलर्जी टाइप हो गई, उसको फिर हॉस्पिटल ले गए, उसको सोजी साग भी सोचा है। फिर उन्होंने बोला आपके सेब में बुलिया का कीटाणु उसमें वो आ गया है, उसमें स्प्रे करें या कैसे करें? देखो जी, बुल्ली एप्पल एफिड बोला जाता है, जो एफिड है ना जी, छोटे छोटे एफिड, बेसिकली ये कीड़ा है एक तरह का, ठीक है जी। होता क्या है जी, ये कब पनपता है? अगर आप सारा नाइट्रोजन डालते हैं ना अपने बगीचे में, तब ये ज्यादा फैलता है। एक दूसरी बड़ी बात है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, कीड़े होता है बड़ा नाजुक है। आप इसको मैनेज कब कर सकते हैं? जब सेब तोड़ने के बाद आपने देखा होगा नीचे के पत्ते, जैसे भाई साहब की जड़ के, हमारे भी जड़े हैं, सबके जड़े, उसके बाद पत्तों में जान कहाँ रहती है? टॉप। तब ये चढ़ के कहा जाता है? टॉप। जब वो टॉप में पकड़ दिया ना आपने, वहां पर इंसेक्टिसाइड, चाहे आप क्लोरोफोरिफोस डालो, थायोमेथोक्सोम डालो, कोई भी रोगर डालो, शोगर डालो, जो मर्जी कीड़े की दवाई डालो, ये बहुत नाजुक कीड़ा होता है, ये वहीं पर कंट्रोल आ जाएगा आपकी। फिर दूसरी बड़ी बात आती है, ये कई बार जब आप खोदते हैं, कच्ची मारते नीचे, तो ये जड़ में घुस जाता है, फिर आपको सर्दी में ड्रेंच की आवश्यकता भी पड़ती है, ड्रेंचिंग इंसेक्टिसाइड की। वैसे सॉइल में और ऊपर कीड़े की दवाई करने की, स्प्रे की दवाई करने से बचे आप, क्योंकि ये हमारे जो फ्रेंडली कीड़े हैं ना जी, पॉपुलेशन है, उसको भी मार देता है। इसलिए अति पर करनी चाहिए। जैसे आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक तो उसको ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, एक सर्दी में। फिर अगर आपने नीचे ड्रेंच नहीं करना है, जब वो शूट उगते हैं जड़ों से, आपने देखा होगा वो उस पर चढ़ता है सबसे पहले, तो आप पिट्ठू मशीन में ना कीड़े की दवाई का जो भी डोज है वही स्प्रे करके वहाँ कंट्रोल कर सकते हो उसको। सिलेक्टेड जहाँ शुरू में जहाँ दिखती है, बस वहाँ 3 पेड़ है ना 2 खेतों में, देखो अब पता नहीं कौन से खेत में हो, वैसे तो पता नहीं, वो लगता है जी, अब गांठें बनी होती है जी बीमे के पीछे, जिसमें गांठें होगी, आप उसको कंट्रोल कर। फिर बड़ी बात है, आपने एक बात की थी मक्खी। देखो जी, अगर आप सेब का बगीचा लगा रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप बगीचों में कोई और फसल ना, ये सेपरेटली बीज दो आप। होता क्या जी, जो न्यूट्रिशन आपने सेब के लिए डाली है ना, वो आधा तो वो ले लेगा ना जी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जी आप क्या चीज, किस चीज पे, और फिर फोकस नहीं होता है। अगर आपने 3 टाइप की कारोबार कर दिए ना जी, ये सही है, ये सही है, ये, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। देखो जी, एक जो छोटा होता है, कई जगह कीड़ों की प्रॉब्लम आती है, लोग लहसुन बीजते हैं, आप लहसुन लगा सकते हैं परमानेंट, लगाते रहो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि जितना कम आप लैंड को छेड़खानी करेंगे नहीं, ये नीचे खोदना कम करो, ज्यादा खोदने से दिक्कत ही आएगी। अगर आपको लगता है 8-10 साल के बाद पूरा बगीचा पटान करने के बाद पट दो, अगर आपको लगता है वो गंदा घास उगा है तो तभी आप इस पे जाओ। वैसे जितना आप फ्लोर को ओके रखेंगे तो वो ज्यादा सही। और जी सर, इसके अलावा मेरा एक सजेशन भी है आपसे कि आप सोशल मीडिया पे मतलब काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए जैसे कैब है, इसके लिए जैसे majority में ये कंट्रोल हो सकता है, और इसके लिए सुझाव दें। और दूसरा जैसे पोलन का, जैसे यहाँ से वहाँ करने के लिए मधुमक्खी की पेटी लाते हैं, लोगों का गमन है कि ये लाएगा तो मेरे बगीचे में ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी, तो मेरे को क्या जरूरत है? इसके लिए थोड़ा सा आप मतलब अवेयरनेस फैलाएं। नहीं जी, मैं तो जी, आपने देखा होगा जी, हर हफ्ते, हर 10 दिन में जैसे कोई बीमारी आती है किसी चीज की, मैं तो बनाता रहता हूँ। स्कैप पे मैं पहले ही बना चुका हूँ, पिछले रेगुलर कई सालों से बना रहा हूँ। आप मेरे लाइव पेज पे जुड़े, डिम्पल 5 स्टार ब्रैकेट में सुरेश कुमार है लिखा हुआ, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो करें, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरे हो चुके हैं। तो आप वहाँ फॉलो करें, जैसे मेरी अपडेट होती है वो हर चीज पे आती है। आपका सुझाव अच्छा है और हम इस पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आप ने देखी नहीं होगी, मगर मैं करता हूँ। अब मधुमक्खियों की बात आई जी, देखो जी, अब जो हमारे बीच राजन भाई बैठे हैं, इनका बगीचा बहुत बड़ा है यहाँ पे, हमारे से तो कई गुना बड़ा है, मगर
जो मधुमक्खियों का बक्सा है ना जी, 5 ये लगाएंगे, 3-4 मैं लगाऊंगा, जिसके छोटा है वो 1-2 लगाएगा, हम मिलके लगाते हैं सारे मिलके। अगर आप ही 10 लगा देंगे, 15 लगा देंगे और कोई नहीं लगाएगा तो हमारा जो ये एरिया ना जी, एरिया में कैसे जो ये cover कर चैनू पाएंगे? एरिया ना जी, यहाँ जो थोड़े से 11-12-14-15 लोग जितनों के कुछ के घर है कुछ के घर नहीं है, तो हम सब ना जी थोड़े थोड़े डब्बे सब लगाते हैं। हमने ये नहीं देखना है बड़ा है ये छोटा है, अपने अपने लायक अगर 1-1 2-2 सबको लगाने चाहिए। होता क्या जी, मधुमक्खी को तो नहीं पता मेरी बाउंड्री कहाँ है, किसने लगाया। तो फिलहाल ये सोशल काम है जी, हमने अपना कर्म करना है। आपने अपना कर्म करना है कि मैंने लगा दिए, अब जितनी लगेगी मेहनत पूरी करनी है और सबको अवेयर करके। होता क्या जी, दूसरों को अगर आप समझा कि अरे मन ने 2 के तो लगा लो, 1 बक्सा लगा लो, जब आप मिलके ये काम करते हैं जी। और जो ये हमारा बराल गांव है ना जी, ये डेवलप्ड क्यों है ज्यादा। अब मैं आपको थोड़ी सी ना अपने बराल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो सबसे पुराने बगीचे लगे जहां जहां भी लगे, रोहता में लगा हमारा यहाँ गाँव, मगर हमारे बराल में भी लगे और इन लोगों के भी लगे पुराने ऑर्चर्ड। तो तब से लेकर एक धारणा थी कि आप लोग सारे लोग दिल्ली जाते थे ना सेब बेचने, हम लोग भी जाते थे। तो बराल गांव ने ट्रेंड तोड़ा था और डायरेक्ट बॉम्बे और मद्रास भेजने की हिम्मत की। आप हैरान नहीं, यहाँ का सेब भी जी हम इथनल का किया हुआ चेन्नई भेजते थे जब 3000 किलोमीटर। हाँ, और उस टाइम में 14-14 15-15 दिन लगते थे देखो पहुंचने में। आज तो आप 4 दिन में पहुंच जाते हैं वहां पर यहाँ का। मतलब आपको मार्केटिंग जो अभी बात कर रहे थे, तो हमारे गांव ने ये मार्केटिंग ट्रेंड तोड़ा था कि डायरेक्ट यहाँ से कोई आड़ती नहीं, कोई लदानी नहीं, यहाँ से भेज के रिस्क भी लिए, रिस्क भी थे ना लोगों के। अहमदाबाद भेजे, दिल्ली छोड़ के, उसके बाद ही दिल्ली फ्लॉप होनी शुरू हुई। देखो लोगों ने डायरेक्ट भेज, तो ये मार्केटिंग का हुआ कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे और कोशिश नहीं करो, और ये कोऑपरेटिवली होगा। और हमारे जो ये वैली है जी पूरे बराल वाली, थोड़ा हमारे बराल पंचायत पड़ी, बुरोली गांव भी आता है, ये एक ही है हमारे 2 चक्र के अंदर। तो यहाँ मेरे हिसाब से जी बहुत मेहनती लोग रहते हैं। मेहनती, एक तो आपका बाहुबल होता है जी मेहनत वाला, एक होता है आपका दिमाग का। तो यहाँ पर दिमाग से भी संपन्न है लोग और मेहनत बाहु से भी। मैक्सिमम जो मैंने एरियाज देखे, जैसे इधर पार वाले या आपके एरिया, आप लोग ना अपनी जान बहुत मारते हैं। काम करना जरूरी है जी, मगर ये उसका रिस्पॉन्ड नहीं करती वो चीज। आप कई बार सोचते हो यार क्या कारोबार करना है ये बागवानी का, या इससे आता तो कुछ नहीं है। जैसे हम मक्की बेचते हो, अरे आउटपुट है नहीं, जितना आप खर्चा करते अपनी दिहाड़ी जोड़ेंगे ना जी, उससे ज्यादा तो खरीद के आ जाती है आज। तो बेसिकली जिसमें हम परफेक्ट है ना जी, एक कॉन्सेंट्रेट करके किसी चीज पे फोकस करें। और आज का जमाना तो बड़ा इजी है, आज का जमाना इजी है कि हम तो अपनी नॉलेज आपको शेयर करें। जब हमारा जमाना था तो इनसे पूछो कि जी हमारे को तो कोई बोलता ही नहीं था, जाते थे तो बंदे से निकालना बड़ा टफ हो जाता था। कई जगह पैकेट जला देने स्प्रे करके, अपने लिए तो बड़े तेज सोचते थे जी। मगर मैंने कई लोगों का, जो ऐसे लोग थे ना, अब जब हम भी जागरूक थे तब मैंने उनका ना चेक किया जीके फेलियर। बेसिकली वो तो किसी से पूछ के था ना जी, उनको लगता है मैं बेहतर कर रहा हूँ, मगर ये पता नहीं था क्यों कर रहा है। तो ये उनकी धारणा थी जी। और डिजीज तो आपको पता ही है, जब तक इलाका डेवलप नहीं होगा, ठीक है जी, पहचान तो तब बनेंगे जब आपका गांव इलाका डेवलप हुआ। पहले आप खुद उठते हैं, फिर आपका फैमिली उठती है, फिर आपका गांव उठता है, फिर आपका समाज उठता है। तो होगा तो जी ऐसे ना जी। तो आपको नॉलेज शेयर करके हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और आप लोग खुश नसीब है कि आपके पास बोलने वाले हैं। हमारे पास एक पीटर आता जी, अंग्रेज, एक दिन के बोलने के 4 लाख रुपए लेता है और समझ में कुछ नहीं आता। तो आप समझो जी, ये तो आज फ्री का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ आए, ये तो बड़ी अलग बात है। नहीं तो हम तो आपको पता है जगह जगह जाके दे रहे ये सारी चीजें, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा जी, और अवेयरनेस ऐसे ही आएगी। सर फिर इस पे भी इनिशिएटिव लिया पिछले साल हमने, जैसे मतलब पिछले साल जैसे मेरे जैसे ताया चाचा वगैरह, वो मेरे साथ फिर इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन कर दिया। उन्होंने भी एक करना ही पड़ेगा, लोकल तौर पे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे फर्स्ट लॉट साल हुई थी, उनकी नहीं हुई। इस बार उनने भी एक पेटी लाए, तो मैं जहाँ 5 लगाता हूँ वहाँ मैंने 3 ही लगाई। तो जी बड़ी भारी चीज होती है ना ब्रदर, अब बंद कर दो ये ना, शेयर कर।